ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे हम राजधानी दिल्ली के बदलते मौसम से। मौसम में बदलाव के साथ ही दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होती दिख रही है। दिल्ली में हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देने लगी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने दिल्ली की सभी 13 हॉटस्पॉट्स पर विशेष अभियान चलाने के लिए भी कदम उठाने के लिए कहा है। दिल्ली में 13 इलाकों में AQI 300 के पार चला गया है। 13 हॉटस्पॉट्स के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर अगर ओवरऑल देखें तो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली का AQI पुअर कैटेगरी में होने के बावजूद दिल्ली के अंदर 13 ऐसे स्थान हैं जहां पर AQI का स्तर धीरे धीरे 300 के पार पहुंच चुका है। तो दिल्ली की हवा तो खराब है ही, अब पानी पर भी दिक्कत आ गई है। दिल्ली की यमुना नदी में एक बार फिर से जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। जहरीले झाग की मोटी परत ने यमुना को अपने आगोश में ले लिया है। यमुना में काफी दूर तक झाग ही झाग दिख रहे हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित है। मैं इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हूं, जहां पर हमेशा छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारी होती है, घाटों का यहां पर सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन मैं इस तरफ को जा रहा हूं और आप देखेंगे यहां पर यमुना की हालत इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है। भैया इस तरफ को चलिएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूं इस तरफ, क्योंकि झाग के बीच में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि झाग की जो स्थिति है इस वक्त पूरी दिल्ली में खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दूर तक आपको झाग दिखाई देगा और मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इतना झाग जो है मेरे अब नाव को यहाँ पर डुबोने लगा है झाग, क्योंकि झाग को देखते हुए ये कंडीशन यहाँ पर जो आ रही है वो और ख़तरनाक है। क्योंकि रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं दिल्ली की यमुना नदी के आसपास के, उन इलाकों से ये जो कंडीशन देखिए झाग अब आने लगा है। इस तरफ को चलिएगा भैया और इधर को चलिए, तो देखिए ये झाग जो है अब नाव के ऊपर आने लगा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, नाविक जो मेरे साथ हैं वो हैं और हम इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों से ये पूरा जो गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है, वो इन यमुना नदी पर गिरता है और उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये दिख रही है। क्योंकि झाग जो है हमेशा की तरह नहीं बनता, लेकिन इस बार अक्टूबर से झाग बनना शुरू हुआ है और दावा किया जाता है कि छठ पर्व पर छठ घाट को बनाया जाएगा। लेकिन छठ घाट कैसे बनेंगे जब इस तरह की कंडीशन होगी? यहाँ को इधर को और नीचे जाइएगा, नहीं जाएगा, कितना आगे तक जा सकता है? देखिए यहाँ से अब नाव भी चलने के लिए यहाँ पर नाविक जो है वो भी मना कर रहे हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो झाग की स्थिति है वो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि कैमरामैन जुगल बिल्कुल क्लोज फ्रेम रखिएगा। ये देखिए स्थिति झाग की यहाँ पर ऐसी है और ये सब इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में सफाई के दावे किए जाते हैं, यमुना नदी पर सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी है और ये सब स्थिति यहाँ पर झाग की। देखिए मेरी कंडीशन को देख के आपको लगेगा कि हम पानी में नहीं बल्कि झाग में तैराकी यहाँ पर नाव को खे रहे हैं, क्योंकि नाव आगे जाती है। ये पूरा जो कालिंदी कुंज का इलाका है यहाँ पर पूरा दूर तक आपको यमुना नदी दिखाई देगी, लेकिन मेरी स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि मैं झाग के बीच में बमुश्किल बोट को खींच रहा हूँ, क्योंकि बोट चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और इसी वजह से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि दावे किए जाते हैं कि झाग को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको देखकर नहीं लगता है कि झाग कभी यहाँ पर ख़त्म होगा। तो थोड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें हैं ये सब, लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी है कि साल दर साल ये तस्वीरें आती हैं और स्थिति फिलहाल तो नहीं बदली है। देखिए यमुना नदी का ये किनारा और पानी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये सफ़ेद झाग ज़रूर पूरी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है यहाँ पर और ये बढ़ते प्रदूषण और बहुत बड़ी चिंता की बात भी। खैर, लेकिन एक और बात है जो दिल्ली को परेशान कर रही है, वो है पराली। पराली और प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम के बीच हरियाणा ने एक ज़रूर बड़ा फैसला किया है। हरियाणा के नए CM नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो किसान हरियाणा में पराली जलाएंगे उनसे सरकार फसल नहीं खरीदेगी। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसानों पर हरियाणा में FIR भी होगी। CM नायब सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा के किसान बेहद जागरूक हैं और वो पराली नहीं जलाएंगे।
हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको वो सह अक्षर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अवगत कराएंगे। तो थोड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि उनके कहने पे पराली नहीं जलाएंगे किसान, लेकिन अगेन ये भी साल दर साल एक ही बात आती है। इधर पराली पर पंजाब में सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो धुआं नहीं रुकवा सकते। देखो, ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। तो आखिर पराली का पूरा पंगा है क्या? इतना कुछ होने के बाद भी बवाल खत्म क्यों नहीं होता? हर साल वही कहानी क्यों सामने आती है? पटियाला से हमारे सहयोगी आकाश ने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आप भी देखिए पंजाब में कैसे पराली जलाई जा रही है। तमाम दावों के बावजूद पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आज भी किसान पराली जला रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास इससे इतर कोई समाधान नहीं है। इस समय हमारी मौजूदगी पटियाला में है और यहां मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उस पराली की जिसे अभी कुछ देर पहले ही एक किसान ने जलाया है और उसने कहा, साफ तौर पर कैमरे पर कहा कि उसके पास कोई समाधान नहीं है, उसे आलू बोना है। और सरकार तमाम दावे तो करती है लेकिन किसी दावे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये सारे दावे औंधे मुंह गिर जाते हैं। हमने देखा कि किस तरह से न सिर्फ पूसा के सॉल्यूशन की बात कही जाती है बल्कि तमाम तरीके की मशीनों के सहारे कहें कि जो रेसिड्यू है, जो पराली है, उसको इकट्ठा कर सरकार को देने, फैक्ट्रियों तक पहुंचाने तक की बात कही जाती है। लेकिन किसान कहते हैं कि ये समाधान नहीं है, स्थिति और बदतर होने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन पंजाब की जो तस्वीर है, जिस तरह से हमने साल 2023 में देखी, 2022 में देखी, वैसी ही 2024 में भी देखने को मिल रही है। तो तीनों रिपोर्ट्स यही बता रही कि साल दर साल समस्या बड़ी हो रही है लेकिन बदल कुछ नहीं रहा है। खैर, इस पर और विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल कुछ राजनीतिक अपडेट आपको दे देते हैं। एनडीए ने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के बंटवारे का ऐलान किया है। समझौते के तहत बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहयोगी एजेएसयू पार्टी को 10 सीटें दी गई हैं, जबकि जेडीयू को 2 और एलजेपी रामविलास को 1 सीट दी गई है। राज्य में बीजेपी के सहप्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि विपक्षी उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद गठबंधन के दल आपस में 1-2 सीटों पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की सूची महाराष्ट्र के साथ ही जारी की जाएगी। 1-2 दिन में पार्टी सूची जारी कर देगी। चलो, इन सारी खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं हम बाजार का। बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में आज शानदार रिकवरी दिखी। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 218 पॉइंट चढ़कर 81,225 पे पहुंचा है, तो निफ्टी 104 पॉइंट की बढ़त लेकर 24,854 पर बंद हुआ है। डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, बाजार 3 दिनों की गिरावट के बाद आज तेजी देख रहा है, लेकिन क्या हाइलाइट्स रहे इस बीच? बोला जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, ऐसे ही हमें बाजार का आज हाल भी देखने को मिला। बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था। सेंसेक्स 218 पॉइंट चढ़ के एट द सेम टाइम निफ्टी की बात करी जाए तो 104 पॉइंट की बढ़त के साथ ही 24,854 के लेवल पे जाके बंद हुआ। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी ने एक आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और इसमें 805 पॉइंट की एक बढ़त देखने को मिली है और क्लोजिंग प्राइस है इसका 52,094 रुपीज का। मिड कैप में भी 183 पॉइंट्स का एक अपसाइड देखा गया है। अब अगर हीट मैप की बात करी जाए तो सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से आज 19 शेयर्स ऐसे थे जो हरे निशान पे बंद हुए। निफ्टी 50 में 50 शेयर्स में से 33 शेयर्स में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स में से हमें 9 के अंदर अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला। राइट, तो ये तो
अपडेट्स हुए, हाइलाइट्स हुए बाजार के, लेकिन इस तेजी में कंचन कहां पर कौन कौन से शेयर्स चमकते हुए नजर आए? सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो सबसे पहला नाम आता है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, अप्रॉक्सीमेटली 6% की। विप्रो में एट द सेम टाइम 4% अपसाइड, आयशर मोटर में भी 3% का एक ऊपरी स्तर हमें देखने को मिला और आईसीआईसीआई बैंक भी करीबन 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट की तरफ इस टाइम पे नजर डाली जाए तो सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का, करीबन 4.5% की गिरावट। कल इसके नतीजे भी कंपनी ने घोषित किए थे, जिसका एक रिफ्लेक्शन आज हमें नंबर्स में देखने को मिला है। ब्रिटानिया में 2%, एशियन पेंट्स में 2% और नेस्ले में भी करीब 1.5% की गिरावट रही है। मिड कैप 100 की बात करी जाए तो गेनिंग साइड में मैज़गॉन में करीबन 7% का एक अपसाइड आज देखा गया है। पेटीएम में 5%, एसजीएवन में 3% और एनएमडीसी में भी करीब 3% की एक बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग साइड की इस टाइम पे बात कर लेते हैं। आईजीएल करीबन 10.5% की गिरावट, इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 3% की गिरावट, सीजी पार में 2.5% की गिरावट, आरवीएनएल में भी करीब 0.25% की आज गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो इंडाइसेस की बात करी जाए, हम कह सकते हैं कि एक हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए एक अच्छा सत्र रहा है। थैंक यू कंचन। जैसा आपने कहा, अंत भला तो सब भला। बाजार हफ्ता एक बढ़त के साथ बंद कर रहा है। मार्केट अपडेट के लिए शुक्रिया। तो आज बाजार की ही बात करेंगे आगे भी। बाजार में कब तक चलेगा करेक्शन, आज आवाज अड्डा में इस पर होने जा रही बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा और मार्केट का थोड़ा जायजा लेंगे, थोड़ा आगे का फॉरवर्ड लुकिंग बात होगी। बाजार हो गया करेक्शन, सवाल के साथ। चलिए लगे हाथ सोने की भी बात कर लेते हैं। सोना हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। खासकर ये हफ्ता काफी स्पेशल रहा है, क्योंकि घरेलू ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के भाव में शानदार तेजी देखने को मिली है। हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ हैं। आइए उनसे समझते हैं सोने में आखिर ये तूफानी चाल कहां से आ रही। तो मनीषा, ऑल द वे, इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार, सोना घोड़े पे सवार दिख रहा है। कहां से आ रही है इतनी तेजी? सोने ने आज फिर से ऑल टाइम हाईज बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2700 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आए। इस साल की अब तक की बात की जाए तो $700 प्रति आउंस से भी ज्यादा की तेजी बन चुकी है, यानी कि 31% की तेजी सोने ने बनाई है, जो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा एनुअल गेन्स के हिसाब से हम देख रहे हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो क्योंकि वो 9% का ड्यूटी कट था, इसके लिए तेजी यहां पर भी देखने को मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से थोड़ी कम। 4 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से तेजी है। एक तो ये कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन वाला थीम यहां पर जारी है। दूसरा, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और जब भी ये फेज आता है हम देखते हैं अनसर्टनिटी की वजह से सोने में खरीदारी। तीसरी बात यहां पर यह है कि एक वॉर प्रीमियम यहां पर बनता हुआ नजर आया है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। और चौथी चीज ये कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहे हैं, जिसका फायदा भी हमने यहां पर सोने में देखा है। कुछ बहुत मुनाफा वसूली बाजार को लगता है देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा बाजार हीट अप हो चुका है इसलिए, लेकिन आने वाले साल में फिर से क्योंकि स्लो डाउन कंसर्न्स हैं और क्योंकि खरीदारी यहां पर काफी स्ट्रांग है ईटीएफ और फंड्स के जरिए, बाजार को लगता है कि $3000 प्रति आउंस के लेवल्स भी यहां पर फर्स्ट क्वार्टर 2025 में बनते हुए दिखेंगे। चलिए, तो सोना यहां पर और तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। $3000 प्रति आउंस तक मनीषा बता रही है जा सकता है। वेल, हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और चमकीली खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। हवाई यात्रियों को अक्सर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यात्री सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की करते हैं? डीजीसीए के डेटा के मुताबिक रोहन सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए वो डेटा लेकर। तो रोहन, ये बताइए शिकायतों का पूरा हाल क्या है? कौन सी शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं, किस एयरलाइंस के खिलाफ आती हैं और उनका क्या कोई निराकरण होता है? ये बहुत ही रोचक आंकड़े हैं ये। अगर सितंबर के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लगभग 40% जो समस्याएं हैं वो फ्लाइट के अंदर आती हैं। फ्लाइट संबंधी समस्याएं, सीट की को लेकर समस्याएं, ये सबसे ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं। दूसरे नंबर पर बैगेज का इशू आता है जो लगभग 19% लोगों ने जिसकी शिकायत की है। रिफंड को लेकर लगभग 10% लोगों ने शिकायत की है। कस्टमर सर्विसेज को लेकर लगभग 9% लोगों ने शिकायत की है। इसके अलावा केटरिंग या स्टाफ का जो व्यवहार है, स्टाफ के व्यवहार को लेकर 6% लोगों ने शिकायत की है और केटरिंग को लगभग
लेकर लगभग 2% लोगों ने शिकायत की है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली चीज़ है जब हम ब्रेकअप देखते हैं एयरलाइंस का कि कौन से एयरलाइन को लेकर ज़्यादा शिकायतें हैं, कौन से एयरलाइन को लेकर कम शिकायतें हैं, तो इसमें स्पाइस जेट का नंबर सबसे ज़्यादा आता है। कुल मिला के जितनी शिकायतें हुई हैं उसका आधा, 765 शिकायतें आई थी, उसमें से आधा लगभग 329 जो है सितंबर में सिर्फ स्पाइस जेट को लेकर आई थी। इसके बाद एयर इंडिया 233 और इंडिगो 139 का जो है आंकड़ा इनका है। और अगर पूरे साल की बात करें जनवरी से लेकर सितंबर तक का, तो भी लगभग जो आधी शिकायतें आई हैं। स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है सिर्फ 2% है, लेकिन जो शिकायतें हैं वो लगभग आधी 50% के लगभग हैं। स्पाइस जेट में कुल मिला के 7,500 के करीब शिकायतें आई थी। इसमें से आधी शिकायतें 3,226 शिकायतें जो हैं वो अकेले स्पाइस जेट की थी। इसके बाद एयर इंडिया और इंडिगो का नंबर आता है। तो जाहिर सी बात है कुछ एयरलाइंस है जिनको ज़्यादा अपने कस्टमर सर्विस पे काम करने की ज़रूरत है, और जो सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं जब आप फ्लाइट के अंदर पहुंच जाते हैं उसके बाद शिकायतें आना शुरू होती हैं। रोहन बहुत शुक्रिया। और यही कारण है कि आज हम कंज्यूमर अड्डा में इस मामले को लेकर जा रहे हैं। क्यों हवाई यात्रियों की शिकायतें आती हैं, कैसे होता है उनका निपटारा, और इन शिकायतों का मतलब क्या है। ये एक एवरेज शिकायतें हैं, लेकिन क्या हर कंज्यूमर को, हर यात्री को इनसे दो चार होना पड़ता है। तो आज का कंज्यूमर अड्डा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सफ़र प्लेन का हाल कंप्लेन का 557 पर ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। तो आवाज समाचार की इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है। आपके लिए कई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और साथ ही ताज़ा और अपडेटेड खबरें बस एक क्लिक पर मौजूद है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो जरूर विजिट करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।